आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पहले समझ लीजिए प्रोटोजोआ है क्या। जंतु जगत में दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। एक होते हैं अकशेरुकी, जिनको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कार्डेट, और एक होते हैं कशेरुकी जंतु होते हैं। तो जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, बैकबोन या रीढ़ जो स्पाइनल कार्ड होती है या वर्टिब्रा होती है। और जो अकशेरुकी जंतु होते हैं उनमें बैकबोन या रीढ़ नहीं पाई जाती। तो जो नॉन कार्डेट जंतु होते हैं, नॉन कार्डेट जंतु में संघ प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के संघ आते हैं। एग्रीकल्चर जूलॉजी में फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कार्डेट है और कार्डेट है, उनका डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो प्रोटोजोआ है क्या, दो प्रकार के जंतु होते हैं, हम लोग पढ़े थे। एक होते हैं यूनिसेलुलर, अंग्रेजी में कहते हैं एक कोष की जंतु से कहते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिनमें जीवन, अभी जाओ पढ़ा रहे हैं, अभी जाओ फिर आना 12:30 के बाद आना, 12:30 पढ़ाना में 2 पीरियड पढ़ाए ना, जाओ। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में एक कोष की जंतु आते हैं। एक कोष की जंतु या यूनिसेलुलर एनिमल वह होते हैं जिनमें जीवन एक सेल से शुरू होता है और एक ही सेल में समाप्त हो जाता है, यूनिसेलुलर। इसी प्रकार से मल्टी सेलुलर वो होते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुकोषकी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी सेलुलर, इसको अंग्रेजी में यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर। और जो बहुकोषकी हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका जीवन एक कोशिका से, 1 सेल से प्रारंभ होता है, बिगिन फ्रॉम 1 सेल, एक सेल से शुरू होता है, एंड और उसी सेल में उसका पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और उसी सेल में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जनरली हम लोग ये भी पढ़ेंगे आगे, ये पढ़े हैं अभी अमीबा में पढ़ेंगे डिटेल में कि अमीबा को इमोर्टल प्राणी कहा गया है। अमीबा इज ए इमोर्टल एनिमल। इमोर्टल क्यों कहा जाता है? इमोर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमोर्टल मतलब उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती। देयर इज नो एनी नेचुरल डेथ ऑफ अमीबा। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि अमीबा की कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, और इसलिए क्योंकि जैसे ही उसकी एजिंग प्रोसेस होती है उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उसमें बाइनरी फिशन होता है, स्पोरुलेशन होता है, सिस्ट फॉर्मेशन होता है, आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसलिए अमीबा को या यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं उनको इमोर्टल प्राणी कहते हैं क्योंकि उनकी नेचुरल डेथ नहीं। तो हाँ, अगर उसको गर्म पानी में डाल देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे, कोल्ड में डाल देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसको इमोर्टल प्राणी कहा गया है। तो हम लोग इतना समझ ली कि यूनिसेलुलर वो होता है जिसका जीवन एक सेल से शुरू होता है, एक सेल में ही समाप्त हो जाता है। मल्टी सेलुलर उसे कहते हैं यूनिसेलुलर की एक सेल से प्रारंभ होता है और लगातार उसमें माइटोसिस होता रहता है, लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, और माइटोसिस के पश्चात क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन होता है और मिलियंस ऑफ सेल्स या बिलियंस ऑफ सेल, लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं, खरबों कोशिकाएं बन जाती हैं और एक जीवधारी का निर्माण। से हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कोशिका मिलकर के ऊतक बनाता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से शरीर बनता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनिज्म है उनमें लगातार ग्रोथ होती रहती है, मल्टी सेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर में
एक ही सेल में उनका प्रारंभ होता है, एक ही सेल में वो बने रहते हैं। अब आता है इसमें कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब वो संघ होता है, फाइलम होता है, जिसमें यूनिसेलुलर एनिमल पाए जाते हैं। एक कोष के जंतु पाए जाते हैं, और ये जो नेचुरली जो एनिमल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और बिना माइक्रोस्कोप को दिखाई नहीं देती। प्रोटिस्टा, इनको प्रोटिस्टा भी कहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है। एक मोनेरा होता है, मोनेरा मतलब वो होता है जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनमें न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो मोनेरा में आते हैं, जो यूनिसेलुलर मोनेरा होते हैं। और प्रोटिस्टा में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बाकायदा न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ में हम लोग पहला देखेंगे कि प्रोटोजोआ वह संघ, वह फाइलम है जिसमें जो जीवधारी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमेशा छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोष की होते हैं। और इनको देखने के लिए, इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो और ये होते कहाँ हैं, इसका सामान्य रूप से तालाबों में, पोखरों में, समुद्रों में भी पाए जाते हैं, और तलहटी में, मिट्टी में, हर जगह ये लगभग पाए जाते हैं। इनकी काफ़ी प्रजातियाँ हैं, लगभग 50,000 प्रजातियाँ हैं। काफ़ी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं, कुछ प्रजातियाँ वर्तमान में पाई जाती हैं। अब इसका नाम सर्वप्रथम एक गोल्ड फिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम प्रोटोजोआ रखा। गोल्ड फिश ने इसका नाम प्रोटोजोआ रखा। और इसके वजह से अगर सामान्य लक्षण देखें, सामान्य लक्षण में स्वाभाविक है, जिसे हम लोग अभी बताया मैंने अभी कि हम लोग पढ़े भी हैं कक्षा 10 में, कि शरीर इनका अत्यधिक सूक्ष्म होता है। शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख सकते। सूक्ष्म होता है शरीर। और इसके बाद जो है शरीर की आकृति विभिन्न प्रकार की आकृति होती है इनकी शरीर की। जैसे अमीबा हम लोग आगे पढ़ेंगे, अमीबा में, एंड अमीबा में, इनमें लगातार इसका जो है शरीर का परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे पैरामीशियन देखेंगे तो वो स्लीपर एनिमल हम लोग कहते हैं, चप्पल की तरह होता है। युगलीना होता है, युगलीना एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, जिसकी विशेषता ये होती है कि उसे जो है जंतु और पौधे के बीच की कड़ी कहा जाता है, चेन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। क्यों? क्योंकि उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल होंगे प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं जीव। और इनमें कुछ परजीवी होते हैं जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं कि जो है निद्रा रोग पढ़ते हैं, स्लीपिंग सिकनेस पढ़ते हैं, बीमारी होती है। इसी प्रकार से अनेक बीमारियां होती हैं। जैसे मलेरिया, हम लोग जनरली मलेरिया हो जाता है जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। ये हम लोग अधिकतर हम लोग इससे जो है परिचित है मलेरिया से। काफ़ी लोग घर परिवार में लोग होते रहते हैं मलेरिया। तो हम लोग जानते हैं मलेरिया जो है एक प्रकार का प्रोटोजोन से होता है। और इसका जो है जो प्रोटोजोन होता है, जिसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं, ये मादा एनाफिली मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में होता है, लार ग्रंथि में होता है। जैसे मच्छर खून चूसता है तो अपनी एक बूंद लार डाल देता है, सलाइवा डाल देता है। उस सलाइवा में हजारों प्रोटोजोन्स होते हैं। और जैसे ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर पहुँचते हैं ह्यूमन के, मनुष्य के, तो तुरंत जो है उसको जो WBC मानने लगते हैं। उसके पश्चात वो जो है लीवर सेल में चले जाते हैं, वहाँ उनका ग्रोथ होता है। वो पूरी साइकिल होती है, एसेक्सुअल साइकिल होती है। सेक्सुअल साइकिल मच्छर में होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इनकी शरीर की आकृति इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अगले पश्चात है शरीर नग्न या पेल के द्वारा घिरा। शरीर का नग्न होता है, ये इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिससे पेल के द्वारा ये घिरा होता है। अब आता है अगला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण है गमन की पादाप। पादाप क्या होते हैं? पादाप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये परीक्षा में आता है, 1 नंबर का 2 नंबर का आता है। पादाप किसे कहते हैं? तो पादाप थोड़ा समझ लें, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसी रचना। अगर हम अपनी उंगली याद रखेंगे तो हम स्यूडोपोडिया या पादाप नहीं बोलेंगे। पादाप किस में होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। पादाप होता है अमीबा में होता है, एंडमीबा में होता है, अमीबा की प्रजाति है, WBC में होता है। और एक और सेल्स होती हैं, उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है
स्पंज होता है, संगपोरीफेरा में पाया जाता है। स्पंज की अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। अमीबोसाइट सेल्स वह सेल्स हैं जो अमीबा के समान होती है, सेम अमीबा के समान होती हैं। उनमें भी मूवमेंट होता है स्यूडोपोडिया द्वारा। तो जो स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडोपोडिया एक प्रकार के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली जैसी रचनाएं होती हैं, और इनकी विशेषता क्या होती है, शरीर में प्रतिपल बनते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं। इसलिए अगर अमीबा की स्ट्रक्चर हम कैसे ही बना दे, गोल ना बनाए और ऐसा ना बनाए, पॉइंटेड ना बनाए, नुकीला नहीं बनाए, तो जो है वो पादाब होगा। तो पादाब कैसा होता है, अमीबा में WBC में पाया जाता है। WBC हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कसेट की जंतुओं में पाई जाती हैं। हमारे जो हानिकारक जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो उनको ये लगातार नष्ट करती रहती हैं, पैथोजन जो आते हैं, और इस प्रकार से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा था। इम्यून सिस्टम आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं, जब से ये कोरोना वायरस आया, उसकी वैक्सीन अभी नहीं बन पा रही। तो जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम पूरा डिपेंड होता है किस पर, WBC पे डिपेंड रहता है। WBC, तो WBC में भी स्यूडोपोडिया होते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको परीक्षा में आता है कि जो स्यूडोपोडिया होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली की रचना होती है, अमीबा में पाए जाते हैं, WBC में पाया जाता है, और स्पंज की अमीबोसाइट में पाया जाता है। और विशेषता क्या होती है कि जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ये अमीबा में प्रतिपल बनते रहते हैं, शरीर में विलीन होते रहते हैं, इसलिए इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अगर अमीबा हम किसी प्रकार से बना दें तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, इसलिए जो है, क्योंकि स्यूडोपोडिया। अब इसका काम क्या होता है, स्यूडोपोडिया जो मुख्य काम होता है कि ये गमन में सहायता करते हैं, लोकोमोशन में आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, और फूड ग्रहण करने में, भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। जैसे ही कोई शिकार इसके पास आता है, जैसे कि समझ लेंगे और आगे डिटेल पढ़ेंगे। ये मान लो शिकार है, ये स्यूडोपोडिया है, इसके चारों ओर इस तरह से इसके इस प्रकार से ये बन जाएगी, ये फूड वेक्टर बन जाएगी। तो स्यूडोपोडिया जो मुख्य काम होता है, ये शिकार करना होता है। जैसे इस पर कोई शिकार आता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है और फूड वेक्टर बन जाती है। इसके बाद जो लाइसोसोम से जाके लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम से जाके जुड़ जाते हैं और उसका पाचन कर देते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो स्यूडोपोडिया हम लोग समझ गए, गमन में सहायता करता है, भोजन में सहायता करता है। इसके बाद आता है फ्लैजुला। फ्लैजुला जो होता है, फ्लैजुला एक रोम जैसी रचना होती है। फ्लैजुला सीलिया में काफी अंतर होता है, सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजुला बड़े होते हैं, सीलिया संख्या ज्यादा होती है, फ्लैजुला संख्या निश्चित होती है, उसमें जो गमन मूवमेंट अलग अलग प्रकार का होता है। तो जो फ्लैजुला होता है, फ्लैजुला किस में युगलीना में पाया था, युगलीन थोड़ा समझ लेते हैं, उसके विषय में देख लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। युगलीना जो होता है, युगलीना एक प्रकार का यूनिसेलुलर एनिमल होता है, एक कोष की जंतु होता है। और इसकी सबसे महत्व, परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन कि युगलीना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि युगलीना जो है, युगलीना में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जहां हरित लवक होगा नेचुरली वो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो अब लेकिन है यही प्रोटोजोआ में। तो इसका कारण क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसको एनिमल में क्यों रखा गया। पहला कारण ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, कोश का भित्ति नहीं होती, और जो इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, भोजन ग्रहण करने का तरीका है, वो एनिमल के समान है। इसलिए इसको एनिमल कैटेगरी में, एनिमल किंगडम में या जंतु जगत में रखा गया है युगलीना को। तो युगलीना में विशेषता क्या होती है, दिन में ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे पौधे बनाते हैं। लेकिन रात में जैसे ही जो है सनलाइट खत्म होती है, तो ये इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो जाता है। ये अपने शरीर की सतह से, अपने शरीर की जो प्लाज्मा लेमोस की सतह से ये जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, भोजन को अवशोषित करता है। इसलिए क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि मूड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल समान होता है, इसलिए इसको जो है एनिमल किंगडम में या जंतु जगत में रखा गया है। तो युगलीना फ्लैजुला हो गया। फिर रोम आता है, रोम हम लोग आगे पढ़ेंगे।
डिटेल में, क्योंकि एग्रीकल्चर पैरामीशियम डिटेल में है। तो जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम स्ट्रक्चर जो हम लोग देखें कक्षा 10 में पढ़े कि स्लीपर की तरह होता है। इसमें अनेकों जो है सीलिया पाए जाते हैं। इस सीलिया द्वारा ही गमन करता है। तो जो गमन होता है, पादाप हो गया, पादाप स्यूडोपोडिया हो गया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में फ्लेज यूलिनम हो गया, रोम फ्लेज उसमें हो गया पैरामीशियम हो गया। केंद्रक समान रूप से न्यूक्लियस एक ही होता है, न्यूक्लियस है। लेकिन पैरामीशियम हम लोग पढ़ेंगे, पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। तो केंद्रक एक है, दो प्रकार के। अब पोषण आता है होलोजोइड। होलोजोइड मतलब होता है जंतु समभोजी, मतलब जंतुओं का शिकार करता है। इसलिए सपोज करो कोई जंतु हो, जंतु समभोजी, जंतु की तरह शिकार करता है। इसके पश्चात पादप सम, छोटे छोटे जो एक कोष की एल्गी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं या अन्य प्लांट होते हैं, उनको ये ग्रहण करता है, जो भोजन होता है उसे पादप सम कहते हैं। परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी वह जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित जंतु पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें परजीवी में, पैरासाइट में प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ट्रिपैनोसोम आ जाएगा। अनेकों जो जंतु होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और वो हमारे शरीर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड उनको होता है और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट केवल जीवित जंतु में, जीवित पौधों में, जीवित शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। इसे मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी वह होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हें सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी कहते हैं। अब आता है उत्सर्जन मिश्रण द्वारा। उत्सर्जन किसे कहते हैं? पहले उत्सर्जन पर भाषा में उत्सर्जन है क्या? उत्सर्जन वो होता है जो उपापचय क्रिया के पश्चात, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के पश्चात जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं शरीर में, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। फिर एक बार सुन लेते हैं। उत्सर्जन वह होता है हानिकारक जो पदार्थ शरीर में उपापचय क्रिया फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ये उत्सर्जन जितने जीवधारी हैं, जितने जंतु हैं, जीवधारी कह सकते हैं। पौधों में भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे गोंद है, अन्य पदार्थ हैं, हम लोग उनको ध्यान नहीं देते क्योंकि उनमें कोई निश्चित आर्गन नहीं होता। तो जितने उपापचय क्रियाएं होती हैं शरीर में, उन उपापचय क्रिया फल से अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन जैसे, क्योंकि एक कोष की जंतु है, अमीबा है, तो अमीबा जो है जलीय जंतु है, तो इसमें जो उत्सर्जन होता है अमोनोटीलिक होता है, अमोनिया द्वारा होता है। क्यों? अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। अमोनिया इसके शरीर की सतह से विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लगातार जो है विसरण द्वारा इसमें जो है उत्सर्जन होता रहता है और उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जो एक कोष की जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जित पदार्थ अमोनोटेलिक होता है। हम लोग यूरियोटेलिक होता है क्योंकि हम लोग यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। पक्षी जो होते हैं वो यूरिक एसिड को उत्सर्जन करते हैं। यूरिक एसिड जो होता है, हमारे अंदर भी यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड बहुत अघुलनशील एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ होता है, इनसॉल्युबल एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। तो यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड एक ठोस सॉलिड जो है एक पेस्ट की तरह होता है, जैसे हम लोग देखते हैं पक्षियों में और रेप्टाइल्स में। तो जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड रूप में होता है। तो यूरिक एसिड जो होते हैं, यूरिक एसिड के लिए उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए पक्षियों में, कीटों में उत्सर्जन यूरिक एसिड द्वारा होता है और इसमें जो है जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, और क्योंकि इनके लिए जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से हम लोग यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटिलिक मकड़ियाँ होती हैं, वो ग्वानिन को उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन जिसमें विसरण द्वारा होता है, शरीर की सतह द्वारा होता है। अब श्वसन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इनमें कोई निश्चित आर्गन तो होते नहीं। तो होता क्या है कि जितने जलीय जंतु होते हैं, एक कोष की जलीय जंतु होते हैं, इनमें जलीय जंतु में क्या होता है, इनके शरीर की सतह में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन विसरण द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर चली जाती है, और जो CO2 बनती है, ऑक्सीजन ये CO2 इस प्रकार से
क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से श्वसन होता रहता है। ऑक्सीजन लगातार, क्योंकि पानी है, जल है, जल में ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन घुली है, और जो CO2 बनेगी वो CO2 वो भी विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा बाहर लगातार निकलती रहती है। इस प्रकार से उत्सर्जन और श्वसन जो होता है वो विसरण द्वारा होता है। अब आता है पराशर नियंत्रण किसे कहते हैं। पराशर नियंत्रण मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन। पराशर नियंत्रण मतलब शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करना। जैसे अगर मनुष्य हम लोग हैं, अगर हम लोग ज़्यादा पानी पी लेंगे तो हमें बार बार बाथरूम लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो अनावश्यक जल उसको शरीर बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो हमारे शरीर में कौन पराशर नियंत्रण करता है? हमारे शरीर पराशर नियंत्रण करता है किडनी, ये वृक्क करता है। और जो अनावश्यक जल है जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, जो ब्लड में आ गया, उस अनावश्यक जल को लगातार किडनी छान के अलग करती रहती है, और ये पराशर नियंत्रण। इसी प्रकार से अन्य सभी जंतुओं में पराशर नियंत्रण होता है। अमीबा में पराशर नियंत्रण, ये एक कोष की जंतु में पराशर नियंत्रण के लिए क्या होता है कि उसमें एक विशेष प्रकार की रिक्तिका होती है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल जो होती है गोल गोल होती है, इनके चारों ओर ये माइटोकॉन्ड्रिया घेरा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया घेरा होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल होती है, संकुचन रिक्तिका होती है, इसका काम क्या होता है? जो शरीर में अनावश्यक जल लगातार अंदर आ रहा है, अनावश्यक जल लगातार अंदर आ रहा है, ये आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इंडोऑस्मोसिस, अंतःपराशरण। जैसे अंतःपराशरण क्या है समझ लेते हैं सरल भाषा में। जैसे किशमिश को अपन पानी में डाल दें तो किशमिश फूल जाएगी, तो क्या होगा? ये इंडोऑस्मोसिस, अंतःपराशरण हो गया। तो अंतःपराशरण द्वारा क्या होता है कि लगातार जल अंदर आता रहता है, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता अधिक है, हाई है, और यहाँ बाहर लो है। तो जो है अधिक सांद्रता का कारण बाहरी जल लगातार अंदर आता रहता है, और लगातार अंदर जल आता रहेगा तो शरीर का फट सकता है। इसलिए इस अनावश्यक जल को लगातार ये बाहर निकालती रहती है, कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल लगातार बाहर निकालते रहते हैं। फिर एक बार समझ लें संकुचन रिक्तिका ढंग से। संकुचन रिक्तिका वह रिक्तिका होती है जिसके द्वारा लगातार अनावश्यक जल शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इस अनावश्यक जल को बाहर निकालने की क्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन या पराशर नियंत्रण कहते हैं। पराशर नियंत्रण क्रिया जो होती है ये लगातार चलती रहती है, और इस क्रिया में संकुचन रिक्तिका का महत्वपूर्ण उसका रोल होता है, महत्वपूर्ण उसका कार्य होता है, और इसके द्वारा लगातार ये पानी शरीर के अंदर निश्चित बना रहता है, और अमीबा का शरीर निश्चित सुरक्षित बना रहता है। अगर लगातार जैसे गुब्बारा लगातार फुलाते जाते फट जाएगा, अगर उसको हल्का सा छेद कर दें, किसी छेद उसमें नहीं होता, लेकिन वो संकुचन रिक्तिका होती है, कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल होती है। तो ये कुंचन सी रिक्तिका, ये संकुचन सी रिक्तिका जो होती है ये लगातार पानी को इकट्ठा करती रहती है, और जैसे ही पर्याप्त मात्रा में ये पूरी भर जाती है, एक बार ये प्लाज्मा में फटती है, ये प्लाज्मा में फटेगी और ये पानी बाहर निकल जाएगा, और इसके पश्चात पुनः नहीं बनने लगती। तो ये क्रिया 24 घंटे लगातार होती रहती है। इसके पश्चात आता है एक आता फूड वैक्यूल, समझ लेते हैं। फूड वैक्यूल क्या है? हिंदी में कहते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका जो होता है, खाद्य रिक्तिका का काम क्या होता है? खाद्य, जैसे हम लोग के अंदर भोजन पाचन होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो जो अंतःकोश की पाचन होता है, एक प्रकार का बाह्यकोश की पाचन होता है। जो खाद्य रिक्तिका होती है, खाद्य रिक्तिका में लगातार भोजन का पाचन होता रहता है। जो एक कोश की जंतु होते हैं या निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, तो ये फूड वैक्यूल में जैसे भोजन होता है तो फूड वैक्यूल बनती है, फूड वैक्यूल बन गई। और फूड वैक्यूल में क्या होता है? फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन होता है। तो जितने एक कोश की जंतु होती है, निम्न श्रेणी जंतु होते हैं, उनमें फूड वैक्यूल द्वारा भोजन से अंतःकोश की पाचन करते हैं। इस प्रकार से बाह्यकोश की जो पाचन होता है, बाह्यकोश की पाचन उसे कहते हैं जब भोजन का पाचन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, आहार नाल के अंदर, तो उसे बाह्यकोश की पाचन कहते हैं। इसके पश्चात अब आता है जनन, अलैंगिक के लैंगिक। जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सामान्य रूप से अमीबा में देखा जाए तो उसमें अलैंगिक जनन होगा, लेकिन अगर पैरामीशियम में देखा जाए उसमें अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। या अन्य जंतुओं में दोनों प्रकार जनन, लेकिन अमीबा में
अलैंगिक जनन नहीं होता है। बाइनरी फिशन द्वारा आगे हम लोग पढ़ेंगे, सिस्ट पढ़ेंगे, स्पोरुलेशन पढ़ेंगे, बीजाणु जनन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, बहुबीजाणु जनन पढ़ेंगे। तो ये सब जो होता है ये सब जनन अलैंगिक होगा या लैंगिक होगा। इस प्रकार से इसके समान लक्षण थे। कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।